तकदीर के खेल से कभी मायूस नहीं होते, तकदीर के खेल से कभी मायूस नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। इन हाथों की लकीरों पर यकीन मत करो, इन हाथों की लकीरों पर यकीन मत करो। तकदीर तो उनकी भी होती जिनके हाथ नहीं होते, जिनके हाथ नहीं होते। अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए और इसी के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो राम राम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के हम इस वीडियो में प्रोटोजोआ और कृमि जनित इन दो प्रकार के रोगों के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारी सेकंड लास्ट क्लास होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हमारे मानव रोग कंप्लीट हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ आज की क्लास। चलिए, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रोटोजोआ और कृमि जनित रोग और इनके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे कि इसके रोग के कारण क्या है, लक्षण क्या है, उनसे होने वाले बचाव क्या है। तो चलते आगे। सबसे पहले प्रोटोजोआ और कृमि जनित रोग कहते किसे है? प्रोटोजोआ क्या होता है? तो एक कोशिकीय जीव जो शरीर के भीतर तेजी से वृद्धि करता है। तो एक कोशिकीय जीव जो शरीर में भीतर तेजी से गति और वृद्धि करता है उसके कहते हैं प्रोटोजोआ कहते हैं। और इससे होने वाले रोग कौन कौन से हैं? मलेरिया, पेचिस, काला आजार, एटसेट्रा। दूसरी चीज़ है कृमि या हेलमिंथेस। ये परजीवी कैसे होते हैं? कीड़े होते हैं और ये जैसे एक कोशिकीय जीव है। ये क्या है? बहुकोशिकीय जीव जो आकार में बड़े होते हैं और शारीरिक तंत्र को अवरुद्ध कर देते हैं। इससे होने वाले रोग कौन कौन से? जैसे नाल रोग, हाथीपाक, एटसेट्रा। तो सबसे पहले जो हमारे प्रोटोजोआ जनित रोग है तो उसमें सबसे पहला है मलेरिया। मलेरिया के बारे में हमने बहुत बार पढ़ा होगा स्कूलों में और कॉलेज वगैरह में, जब आपकी साइंस वगैरह बायो है तो आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले मलेरिया रोग जनक और वाहक। मतलब मलेरिया फैलता किससे है और इसके उत्पन्न होने का कारण क्या है? रोग जनक, तो रोग जनक क्या है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। कौन से प्रोटोजोआ से होता है? ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ अलग अलग होते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स होते हैं। इसके अलावा प्लाज्मोडियम ओविले होते हैं, प्लाज्मोडियम मलेरिया नामक प्रोटोजोआ भी होता है। तो सबसे घातक मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से सबसे घातक मलेरिया होता है और प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से सामान्य मलेरिया होता है। याद रखना, मलेरिया का प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। तो इसका वाहक क्या है? मादा एनाफिलिस मच्छर। ये तो आपने एग्जामों में हजारों बार सवाल देखा होगा कि मलेरिया का वाहक का नाम क्या है? मादा एनाफिलिस मच्छर। जैसे हमने पढ़ा था मादा एडिज मच्छर, कौन से रोग में पढ़ा था? वो हमने पढ़ा था डेंगू रोग में। तो वो क्या था? एक शाही मच्छर था जो साफ जल में रहता था और दिन में अंडे देता। वो ये मादा एनाफिलिस मच्छर उसका बिल्कुल उल्टा है। ये दूषित पानी में अंडे देती है और प्राय रात को काटती है। वो दिन में काटता है और साफ पानी में रहता है, ये दूषित जल में रहता है और रात को काटता है। सबसे पहले मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है उसकी खोज किसने की थी? सर्वप्रथम रोनाल्ड रोस ने प्रोटोजोआ के बारे में बताया। वैज्ञानिक का नाम क्या है? रोनाल्ड रोस। उन्होंने सर्वप्रथम मलेरिया के प्रोटोजोआ जो ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ इसके बारे में बताया था। और इसके जो वाहक, ये जो मादा एनाफिलिस मच्छर है, इसके बारे में किसने बताया था? लेवरिन ने बताया था वाहक। और इस मादा एनाफिलिस मच्छर का जीवन चक्र क्या होता है, इसकी खोज किसने की थी? लेवरिन ने बताई थी। तो ये प्रोटोजोआ हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करता है और हमारे शरीर में कैसे कार्य करता है जिससे हमें इसके लक्षण दिखते हैं। तो सबसे पहले मच्छर के काटने पर प्रोटोजोआ स्पोरोजोट्स के रूप में शरीर में प्रवेश करता है। मतलब जब भी ये मादा एनाफिलिस मच्छर में काटता है तो ये प्रोटोजोआ किसके रूप में? स्पोरोजोट्स के रूप में हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और ये यकृत और प्लिया में जाते हैं। क्योंकि स्पोरोजोट्स जब भी हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं सबसे पहले कहा जाता है यकृत या प्लिया में जाते हैं। ये स्पोरोजोट्स खुद में अपघटित होकर 5000 से 10,000 मीरोजोट्स में बदल जाते हैं। स्पोरोजोट्स किस में बदल रहे हैं? मीरोजोट्स में बदलते हैं। और ये मीरोजोट्स क्या करता है? आरबीएससी को नष्ट करते हैं और हीमोग्लोबिन का अपघटन करता है। ये जो 5000 से 10,000 मीरोजोट्स बने ये हमारे शरीर की आरबीएससी, ब्लड की आरबीएससी और हीमोग्लोबिन का क्या करते हैं? अपघटन करते हैं
और इन्हीं हीमोग्लोबिन के टूटने से इस जो ये हीमोग्लोबिन का अपघटन होता है, इससे कौन सा एक जहरीला पदार्थ बनता है? हीमोजोइन। तो हीमोजोइन नामक जहरीला पदार्थ बनता है हीमोग्लोबिन के अपघटन से। और इसी जहरीले हीमोजोइन के कारण क्या होता है? हमें ठंड लग कर क्या आती है? ठंड लगकर बुखार आता है और नियमित अंतराल में बुखार आता है। तो वो किससे होता है? हीमोजोइन नामक जहरीले पदार्थ से। इसके अलावा इस रोग का प्रकटन काल क्या है? 10 से 14 इस मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने के 10 से 14 दिन के अंदर हमें इसका लक्षण दिखने लग जाते हैं। तो ये इसका प्रकटन काल है। इसमें आपको लक्षण क्या क्या दिखेंगे? सबसे पहले आपको ठंड लगकर बुखार आना, नियमित अंतराल में बुखार आना, और ये नियमित अंतराल में बुखार आने का कारण क्या है? हीमोजोइन जहरीला पदार्थ। इसके अलावा बुखार जब भी आपको उतरेगा, नियमित अंतराल में आ रहा मतलब बुखार आएगा वापस उतरेगा, बुखार आएगा वापस उतरेगा, तो जब भी ये बुखार उतरते समय आपको क्या होगा? अत्यधिक पसीना होता है। तो ये लक्षण किसमें है? मलेरिया में। इसके बाद इसके उपचार क्या है? तो इसका उपचार है, इसके लिए जांच जो है वो तो क्या है? एमपी टेस्ट, मलेरियल पैरासाइट टेस्ट। एमपी टेस्ट किया जाता है किसमें? मलेरिया में। ये जांच का नाम याद रखना इम्पोर्टेंट है। कौन सी टेस्ट है? एमपी टेस्ट। और उपचार क्या है? कुनैन, ये एक दवा का नाम है कुनैन। ये किससे प्राप्त होती है? सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। एक वृक्ष का नाम है सिनकोना वृक्ष, उसकी छाल से प्राप्त होता है क्या है? कुनैन। इस कुनैन की खोज किसने की थी? लेबी नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी कुनैन की। तो ये क्या? सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होने वाली दवा है। इसके अलावा भी एक दवाई दी जाती है, वो है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी दी जाती है, कुनैन भी। इनके अलावा इसका जैविक नियंत्रण भी किया जा सकता है। जैविक नियंत्रण मतलब कुछ जीव इसमें उपचार में काम आते हैं, जैसे मछली है। कौन कौन सी? एक गैम्बूसिया मछली, मिनोस मछली और ट्राउट मछली। ये मच्छर के लार्वा खाती थी। ये जो मछलियाँ इनको जब भी यदि कहीं पाला जाता है तो वहाँ इसके जो मच्छर होते हैं मलेरिया के, इनके उत्पन्न होने की बहुत कम संभावना होती है, क्योंकि ये जो मादा एनाफिलीज मच्छर के लार्वा को खाती है। कौन कौन सी? गैम्बूसिया, मिनोस और ट्राउट मछली। इसके अलावा इसमें कौन सी वैक्सीन दी जाती है? एक तो है R21 मैट्रिक्स एम। R21 मैट्रिक्स एम इसे किसने बनाया था? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया R21 मैट्रिक्स। और एक दूसरी है RTS-S। RTS-S ये कब? 2018 में बनी थी। और इसका वाणिज्यिक नाम क्या है? मॉस्क्यूरेक्स। मॉस्क्यूरेक्स इसका वाणिज्यिक नाम, मतलब इसको बेचने में जिसका नाम जो यूज होता है वो मॉस्क्यूरेक्स। और 2018 में बनी थी। और ये इसका नाम क्या है? RTS-S। ये हो गया इसका जांच, उपचार, जैविक नियंत्रण और वैक्सीन। इसके बाद दूसरा जो हमारा रोग है वो है पायरिया। पायरिया क्या होती है? ये जो हमारे दांतों में कभी कभी देखना ब्लडिंग होने लगती है, तो वो किस कारण होने लगती है? पायरिया का। इसका जो प्रोटोजोआ है उसका नाम क्या है? एंट अमीबा जिंजिविलिस। इससे याद रखना, जैसे हमारे एक एडवर्टाइज देखते हैं उसमें क्या कहते हैं? मेरे दांतों में क्या है? झंझनाहट। इस झंझनाहट से याद रखना कि जिंजिविलिस किसका प्रोटोजोआ है? पायरिया का। प्रभावित अंग क्या होते हैं? मसूड़े। मसूड़ों में क्या हो जाता है? मसूड़ों में घाव हो जाते हैं और रक्त आने लगता है, जिससे दांत भी प्रभावित। और मसूड़ों में घाव होकर ब्लीडिंग होने लगती है, तो इसे क्या कहा जाता है? पायरिया। इसका प्रसार ये फैलता कैसे? संक्रमित व्यक्ति के टूथब्रश या चुंबन से ये फैल सकता है। यदि हम उसका टूथब्रश यूज करें या उसको चुंबन करें तो इससे ये फैल सकता है। दूसरा है, इसके उपचार के लिए क्या दी जाती है? विटामिन सी। हमने बहुत बार एडवर्टाइजमेंट देखता है कि आपके टूथपेस्ट में विटामिन सी की कमी है, तो विटामिन सी हमारी मसूड़ों की मजबूती के लिए आवश्यक होता है। तो इसके उपचार में भी क्या दी जाती है? विटामिन सी। और विटामिन सी को कहा जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है। तो ये था पायरिया। उसके बाद एक रोग है पैचिस। पैचिस जिसे क्या कहता है? अमीबायोसिस भी कहा जाता है। इसका रोगजनक है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। याद रखना, रोगजनक प्रोटोजोआ का नाम क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। लक्षण इसमें उल्टी होगी, दस्त होंगी, पेट में ऐंठन। पैचिस मतलब पेट की प्रॉब्लम है, इसमें उल्टी, दस्त और पेट दर्द होगा। इसका वाहक कौन है? घरेलू मक्खी और कॉकरोच। घरेलू मक्खी और कॉकरोच इसका क्या है? वाहक। याद रखना, इसका वाहक घरेलू मक्खी और कॉकरोच। उपचार इसमें दी जाती है एल्बेडाजोल और मेट्रोनिडाजोल दी जाती है। तो इसकी दो दवाइयाँ नाम याद रखना, एल्बेडाजोल और मेट्रोनिडाजोल।
और ये फैलता कैसे, जैसे रोगी के मल के साथ खुले में शौच जाने पर ये जो मक्खी है ये शौच पर बैठती है और उसके बाद हमारे जैसे खाद्य पदार्थों पर बैठती है। तो इससे ये हमारे शरीर में प्रवेश करता है, क्योंकि रोगी जिसको भी ये हो रखा है वो मल के साथ लाखों रोगाणु बाहर आते हैं और खुले में शौच से ये रोगाणु मक्खी और कॉकरोच द्वारा खाद्य सामग्री में पहुँचते हैं, उसके बाद हमारे शरीर में पहुँचते हैं। इसके बाद दो रोग है, एक है काला जार और दूसरा है अति निंद्रा। तो काला जार इसका रोग जनक कौन है, लिस्मेनिया डोनाविना। काला जार का प्रोटोजोआ का नाम याद रखना क्या है, लिस्मेनिया डोनाविना। इसका वाहक है बालू मक्खी सैंड फ्लाई और इसमें प्रभावित अंग कौन सा होता है, हमारा जो यकृत है, प्लिया और लसिका ग्रंथियाँ इसमें प्रभावित है, जिसमें काला जार। इसका प्रोटोजोआ लिस्मेनिया डोनाविना और प्रभावित अंग यकृत, प्लिया और लसिका ग्रंथियाँ। उसके बाद है अति निंद्रा या सोने की बीमारी। आपको अभी एग्जाम टाइम में और स्टूडेंट लाइफ में बहुत नींद आती होगी, जब भी पढ़ने बैठते हैं आपको सोने का मन करता है, तो वो कोई अति निंद्रा या आपको कोई रोग नहीं है, वो सामान्य पढ़ने वाले बच्चों को होता ही है। लेकिन ये अलग रोग है, ये अति निंद्रा। ये इसमें रोगजनक कौन सा होता है, ट्रिपेनोसोमा। इसका रोगजनक का नाम क्या है, ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ। और भाग इसमें कौन सी है, सीसी मक्खी। इसमें बालू मक्खी है, इसमें सीसी मक्खी। और प्रभावित अंग हमारा मस्तिष्क प्रभावित है, जिससे हमें क्या आती है, नींद आती है। तो ये हो गए हमारे प्रोटोजोआ जनित रोग। कितने रोग थे, 5 होंगे, अति निंद्रा, काला आजार, पेचिस, पायरिया और मलेरिया। यदि आपको ये रोग याद नहीं होते तो इसकी एक ट्रिक है मेरे पास, इसकी ट्रिक आप याद रखना, वो है आप याद रखना, पापा काम पर सोते हैं। पापा काम पर सोते, पापा काम पर सोते, पा का अर्थ है पायरिया। इस पा का अर्थ है पेचिस। पायरिया पेचिस का अर्थ है काला आजार। काला आजार, माँ का अर्थ है मलेरिया और सोते का अर्थ है अति निंद्रा। तो ये कौन से रोग हो गए, प्रोटोजोआ जनित। पापा काम पर सोते, पा का अर्थ, पहले पा का अर्थ पायरिया, दूसरे का अर्थ पेचिस, का अर्थ काला आजार, माँ का अर्थ मलेरिया और सोते का अर्थ अति निंद्रा। इसके साथ आपको प्रोटोजोआ के सभी रोग याद हो जाएंगे। उसके बाद है हमारे कृमि जनित रोग। कृमि जनित रोग में कौन कौन से हैं, जल और कीटों द्वारा प्रसारित बहुकोशिकीय। ये कृमि क्या है, बहुकोशिकीय जीव और इसका प्रसारण किससे होता है, जल और कीटों द्वारा। सबसे पहला रोग है बाला या नारू रोग। सबसे पहले इसमें कृमि कौन सी है, ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस। याद रखना कौन सी, ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस। और इसमें प्रसार मुख्य रूप से दूषित जल से ये होता है। कौन सा, इसका जो ये कृमि है दूषित जल से फैलता है। लक्षण और प्रभाव इसमें क्या दिखते हैं, कृमि की लंबाई 90 से 130 सेंटीमीटर होती है। ये कृमि त्वचा को छींटते हुए बाहर निकलता है, त्वचा में गहरे घाव, बहुत खतरनाक है। उस जिस टाइम ये ज़्यादा फैला था उस टाइम बहुत खतरनाक था। इसमें ये कृमि कितनी 90 से 130 सेंटीमीटर लंबी होती है और ये हमारे त्वचा को छेदते हुए हमारे त्वचा को में घाव होकर ये बाहर निकलते हैं, जिससे अत्यधिक ब्लीडिंग होती है। इसके नियंत्रण में एक मछली का उपयोग किया जाता है, वो है बोरवेल मछली। ये नारू रोग के नियंत्रण में सहायक है। जैसे हमने पढ़ा था मलेरिया में कौन कौन सी, गैम्बूसिया, ट्राउट, मेलिस जैसी हमने मछलियाँ पढ़ी थी, ऐसे ही इसमें हमने बोरवेल मछली पढ़ी। वर्ष 2000 में भारत नारू रोग से क्या हो चुका है, मुक्त। तो भारत क्या है, नारू रोग से मुक्त। ये किसने, WHO ने आधिकारिक घोषणा की थी 2000 में, और हम क्या हो चुके हैं, नारू रोग से मुक्त। उसके बाद दूसरा रोग है हाथी पाँव या फाइलेरिया। तो इसमें क्या है, कृमि पाउचेरियाई ब्रैंकोफटाई। पाउचेरियाई ब्रैंकोफटाई इसकी कृमि का नाम है और वह कौन सा है, क्यूलेक्स मच्छर।
मच्छर ये याद रखना, कभी मक्खी आती है कभी मच्छर आते हैं, तो ये याद रखना हाथी पाक का नाम क्या है, क्यूलेक्स मच्छर। इसमें क्या है, ये देखो, हाथों पैरों में और लसिका ग्रंथि और प्रश्न आदि में अति क्या हो जाती है, सूजन। ये पैर वगैरह फूल के कैसे, जैसे हाथी का पैर जैसे मोटा हो जाता है, इसलिए इसे हाथी पाँव कहा जाता है। राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, 27 फरवरी को, राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस। उसके बाद है अतिसार या डायरिया। इसमें ये कौन से कृमि के कारण होता है, तो है कृमि का नाम एस्केरियोलिस लुम्बिक्रोइड्स। एस्केरियोलिस लुम्बिक्रोइड्स से होता है अतिसार डायरिया। भाग है इसका घरेलू मक्खी। इसमें लक्षण क्या, अत्यधिक दस्त लगना और शरीर में पानी आयनों की भारी। यदि उल्टी दस्त है तो उसमें पानी और आयनों की होगी कमी होगी। तो इसमें मुख्यतः रोग किसमें होता है, बच्चों में होता है डायरिया। दोनों रोगों को हमने क्या कर रखा है, शॉर्ट कर रखा है। जैसे मलेरिया, रोगजनक प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, वाहक मादा एनाफ्लिज मच्छर, मुख्य अंग आरबीएससी और यकृत। दूसरा है पैचिस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, वाहक घरेलू मक्खी और आंत और पेट प्रभावित होते हैं। काला आजार, रोगजनक लिस्मेनिया, वाहक बालू मक्खी सैंड फ्लाई और मुख्य अंग यकृत और प्लिया। फिर अति निंद्रा, रोगजनक ट्रिपेनोसोमा, वाहक सीसी मक्खी और इसमें प्रभावित अंग मस्तिष्क। नारू रोग, रोगजनक है ट्रैकोकुलस मेडिनेसिस, फिर वाहक है दूषित जल और मुख्य अंग है त्वचा। बीमारी हाथी पाँव, रोगजनक है पाउचेरिया ब्रैंकोफटाई, वाहक क्यूलेक्स मच्छर और मुख्य अंग कौन सा, लसिका ग्रंथि। और एक है अतिसार या डायरिया, इसका जो है वो एस्केरियोसिस ल्यूबिकॉइड्स, वाहक घरेलू मक्खी, पाचन तंत्र और बच्चों में ये होता है। तो ये लास्ट में आपके जब भी एग्जाम टाइम है तभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये क्या आपके त्वरित रिवीजन के लिए ये बनाया गया है आपके लिए। ठीक है, धन्यवाद। अभी इस वीडियो में हमने प्रोटोजोआ और कृमि वाले रोग पढ़ लिए। अब हमारे कौन कौन से बच्चे, से कवक और जो दैनिक जीवन के कुछ रोग है जैसे मोटापा वगैरह वो, और कुछ जैसे दूषित जल से जैसे पारा से होने वाले रोग और किसी अन्य धातुओं से हमारे शरीर में जो रोग होते हैं तो वो वाले रोग पढ़ लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमारे मानव रोग, ये जो टॉपिक है ये हो जाएगा पूरा। धन्यवाद। कैसा लगा आपको ये वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और भी जानकारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।